हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सिखाया था कि 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, और 3/3 का है तो उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। और 3/3 के लिए मैंने आपको ये सिंबल्स बताए थे, प्लस माइनस, ये ऐसे सिंबल्स बताए थे मैंने कि आपको डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है। और फिर मैंने एंड में आपको ये बताया था कि अगर किसी रो या कॉलम में जीरो बन रहा है तो आप उस रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंड करिए डिटरमिनेंट, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं आज आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताऊंगा डिटरमिनेंट्स की। प्रॉपर्टीज से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये जल्दी कैलकुलेशन भी इसमें कम रहेंगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है वो कम हो जाएगा इसमें है। और फिर मैं आपको इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बेस्ड कम से कम जो लेक्चर लूंगा 2 to 3 लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाऊंगा सिर्फ। और इसमें हम इजी टू डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे, और मैं आपको धीरे धीरे पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बेस्ड, और फिर मैं आपको एंड में डिफिकल्ट लेवल की कराऊंगा। अगर आपने ये सिर्फ मेरे जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी कर लिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे इसमें, इस बात की गारंटी है ये। तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में इफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में कोई भी रो या कॉलम जो है जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट्स सारे जीरो हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखिए, मान ली मैंने R1 में जीरो कर दी, 1 2 3 5 7 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो भी जीरो होगी। और फिर अगर मैं इसमें कॉलम में ले लूं 0 0 0, इसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो के एलिमेंट्स या किसी कॉलम के एलिमेंट्स सब जीरो हो जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो जीरो के इक्वल आता है। तो आपके इसमें हो गया है डेल इक्वल टू जीरो इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम इज इक्वल टू जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के किसी भी साइड या नीचे या ऊपर की साइड एलिमेंट्स जीरो हैं, ऐसे इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं, अगर ये ऊपर भी जीरो थे तो इसका जो डिटरमिनेंट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये हो गया है ना। इफ ईच एलिमेंट on one either side of the diagonal elements is equal to zero, then then the value of the determinant is multiplication of the diagonal elements। तो आपकी इसमें अगर ये वाले जीरो हो गए या ये वाले जीरो हो गए, कोई सी भी जीरो हो गए, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबीसी आ जाएगा सीधा सीधा। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ऐसे डिटर्मिनेंट की दे रखा है आपको, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज मतलब कि ट्रांसपोज टाइप कह लीजिए। इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज सेम। ऐसे इसकी बात नहीं, डेल्टा है और मैं डेल्टा 1 कर दे रहा हूँ, इन्हें चेंज कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कर दिया। तो इसकी भी वैल्यू जो आएगी डेल्टा के ही आएगी, मतलब कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है आपकी, अगर मैं किसी दो रो को इंटरचेंज कर दूं या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी विद माइनस साइन ऑफ द ओरिजिनल वन। इसका मतलब कि ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है, ये हो गया आपके पास डेल्टा। और डेल्टा 1 हो गया, मैंने मानी इस पर लगा दिया R1 टेंस टू R1 इंटरचेंज विद R2, ये लगा दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। तो अब जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी
डेल्टा वन की आएगी माइनस का ऑफ डेल्टा। ऐसे अब अगर दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो आपकी वैल्यू जो आएगी विद माइनस साइन आएगी ओरिजिनल वन। ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी इसमें, जैसे कि आपके पास ये चीज गिवन है आपको, मानिए जैसे A1 A2 A3 प्लस 1 B2 B1 B2 B3 C1 C2। ये है, इसमें है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू और मोर, सम ये कंसिस्ट कर रहा है सम ऑफ टू और मोर टर्म्स का, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए like this: A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इधर आ जाएगा D1। B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर कोई रो या कॉलम कंसिस्ट करके सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। जैसे कि मैंने इसे कर दिया A1 प्लस D1 है, तो मैंने इसे अलग अलग करके A1 प्लस D1 वाले को अलग कर दिया, तो ये आपके दो डिटरमिनेंट हो गए। ऐसे आप आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। तो ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिक्स प्रॉपर्टी कहती है if any two rows or columns are identical in a determinant, then the value of that determinant is equal to 0, means 1 1 1 1 1 1 2 5 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधे हो जाएगी 0। ये है आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी में आएगा आपके पास, सेवेंथ प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं किसी भी, एक मिनट एग्जाम्पल से बताता हूँ उसे मैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये है डेल्टा, मल्टीप्लाई R2 बाय K B, ये कर रहा हूँ। मानिए मैं किसी रो में किसी स्केलर उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू, मानिए डेल्टा वन हो जाएगा ये A1 B1 C1 के A2 के B2 के C2 A3 B3 C3, ये है। तो ये डेल्टा वन जो आएगा आपके पास K टाइम्स ऑफ डेल्टा आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी स्केलर का, तो जिस स्केलर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप उस स्केलर से सीधे पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो जाएगी नई वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये सेवेंथ हो गई। एट्थ, if A and B are square matrix, then determinant of AB is equal to determinant of A determinant of B। ये है। अगर मेरे पास A और B मैट्रिक्स गिवन है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है A और B, और मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, मुझे दोनों के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये है आपकी एट्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास ये डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके पास डेल्टा है। अब मैं इसमें ऑपरेशन ऐसे लगाता हूं कि इस वाले का मतलब कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस K C2, ये लगाता हूं मैं इस टाइप का।
मतलब कि दिस प्लस के टाइम्स ऑफ दिस, तो आपके पास डेल्टा वन आएगा। आप सी जो भी आएगा उसे लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा वन जो आएगा वो डेल्टा की इक्वल ही होगा। मानिए ऐसे मैंने लिखा ए वन प्लस के वन बी वन सी टू सी थ्री बी थ्री ए टू बी टू सॉरी ए थ्री। ये आएगा है ना। अब मैं इस वाले को मैंने भी देखा था, इस फिफ्थ प्रॉपर्टी की यूज से मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ अलग अलग। मैं इसे अलग अलग कर दूंगा। जब अलग अलग करूंगा तो बी वन वाले के कॉमन लेके बी वन वाली सेम हो जाएगी वैल्यू, तो इसकी एक की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो आपके पास वापस से ये डिटरमिनेंट बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर आएगा, है ना। अब टेंथ प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर एक या एक डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रही है मानिए 5, तो उसकी एक को ट्रांसपोज लेकर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो सो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। 11th, के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन ऑफ मॉड ए। डिटरमिनेंट ए वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, है ना। आपके पास मानिए इसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता है आपको 5, और आपसे पूछा गया है इसमें 3a, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3 की, और जो ये डिटरमिनेंट है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो 3 की पावर 3 ऑफ डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। तो ये आपकी इतनी प्रॉपर्टीज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी रो या के एलिमेंट्स या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है जीरो सीधे, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के राइट साइड या लोअर साइड, अपर साइड या लोअर साइड के एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो उसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे कि इसमें इस साइड के जीरो हुए लोअर साइड के, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एबीसी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर किसी दो रो को चेंज कर रहे हैं, किसी कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपकी विद माइनस साइन आएगी, जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो प्रीवियस वाले के विद माइनस साइन आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई रो या कॉलम एक्सप्रेस हो रहे हैं सम ऑफ टू टर्म्स में, तो आप उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर दो रो के एलिमेंट्स या दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, नहीं और जीरो नहीं सॉरी इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने R1 R2 के एलिमेंट जीरो सेम कर दी तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। या कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाते दो, किसी भी दो कॉलम के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सेवेंथ प्रॉपर्टी में क्या है, सेवेंथ में ये है, अगर किसी रो या कॉलम में आप किसी स्केलर के मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो जो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बनाएगी। ये रहा आपका इसमें डेल्टा वन इज इक्वल टू के डेल्टा वेयर के इज स्केलर। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और मुझे डिटरमिनेंट ए बी निकालना है, ए और बी का अलग अलग पता है, तो डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये है एट्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ में क्या है, अगर मैं किसी रो या कॉलम को लिख रहा हूँ, ऐसे C1 को लिख रहा हूँ मैं C1 प्लस के टाइम्स ऑफ C2, या R1 को लिख रहा हूँ R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2, तो आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पहले डेल्टा है तो दूसरी भी आपकी इसमें जो आएगी डेल्टा ही आएगी। ये रहा। और जो टेंथ प्रॉपर्टी है उसमें भी यही है, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और
11th प्रॉपर्टी क्या है, के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज ऑर्डर। ऑर्डर जो भी थर्ड ऑर्डर का गिवन है या सेकंड ऑर्डर का ही आता है जनरली, सेकंड थर्ड से ऊपर आता नहीं है, तो आपकी एन की वैल्यू 2 या 3 रहती है जनरली। और बाकी आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन है फिफ्थ ऑर्डर का है तो आप फिफ्थ जो भी होगी। तो ये तो आपकी पूरी प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें वो आपके उसमें इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम उसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो बेसिकली जो एलिमेंट्री जो वो होते हैं ऑपरेशंस यूज होते हैं, वो जो हमने मैट्रिक्स में पढ़े थे वही होते हैं ज्यादातर। जैसे C1 को इंटरचेंज कर दिया C2, और इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसे जब हम मैट्रिक्स में इनवर्स निकाल रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ऐसे रो, अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं आपको रो ही करना है, अगर कॉलम कर रहे हैं तो आपको कॉलम ही यूज करना है। इसमें आप रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसे इसमें ये हो गया, ऐसे R1 टेंड्स टू R1 प्लस के ऑफ R2, या R1 इंटरचेंज R2, या मैं इसमें ला सकता हूँ R1 टेंड्स टू हाफ ऑफ R1, या R1 टेंड्स टू K टाइम्स ऑफ R1। तो आपको इसमें सिंपल वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज होते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें C1 टेंड्स टू लगा दूं, मैं देख रहा हूं C1 का ये C3 में रिलेशन बन रहा है 8 टाइम्स ऑफ दिस C1 माइनस 8 ऑफ C3। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाता हूँ ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो C1 माइनस 8 C3 करिए 1, 39 माइनस 32 7, 26 माइनस 24 2, 1 7 2 6 4 3, ये हो गया। अब इसमें हेयर C1 एंड C2 आर, ये हो गए डिटरमिनेंट है ना, आर आइडेंटिकल। C1 C2 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो आपकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर आप सीधे सीधे वो भी करते एक्सपेंड करते तब भी आपका आंसर 0 आता। अब प्रॉपर्टीज से देखिए 8 स्टेप का क्वेश्चन रह गया ये। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी विदाउट एक्सपेंडिंग आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 1 1 A B C B प्लस C A प्लस C A प्लस B, ये गिवन है आपको इसमें। आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें मैं ये देख सकता हूं कि C2 और C3 में रिलेशन बन रहा है। कैसे? अगर मैं C2 पे लगा दूं, C2 पे लगा दे रहा हूं मैं C2 प्लस C3 1 1 1 A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C A प्लस C A प्लस B, ये आएगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2 वी गेट, मैं C2 में से A प्लस B प्लस C बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ, इसमें एक बात और, ऐसे मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर का या किसी भी मतलब एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, या किसी एलिमेंट को बाहर निकालते हैं तो वो हर एलिमेंट में से बाहर आएगा। डिटरमिनेंट में क्या है, हम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं।
तो ये डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 1 1 1 b प्लस सी a प्लस सी a प्लस बी, ये है ना। अब इसमें क्या आएगा, इसमें C1 C2 आइडेंटिकल है, हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 C2 आइडेंटिकल हो गई, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंड किए बिना, नहीं तो आप C1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे वो भी आपका हो जाएगा, आंसर आपको 0 ही आएगा। मैंने प्रॉपर्टीज से क्या किया है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, क्या आप पूरा सॉल्व करते तो आधा पूरा बोर्ड भर जाता है। तो मैंने क्या किया, इसमें डिटरमिनेंट C2 पे लगा दिया, C2 प्लस C3। फिर अब मैंने देखा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन बन रहा है, तो मैंने C2 में से बाहर निकाल लिया a प्लस बी प्लस सी को। फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट ऑफ दिस C1 C2 आइडेंटिकल होगा इधर, तो C1 C2 आइडेंटिकल हो गए तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया आपको वही सेम है, x प्लस वाई विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, z माइनस का 3 माइनस z x y y प्लस z x प्लस z विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इसमें शुरू करते हैं। फिर जैसे मैंने मान लिया डेल्टा, लेट सॉल्यूशन, मैं इसमें R1 पे लगा दे रहा हूँ, R1 प्लस R2। क्यों, मैं देख रहा हूँ R1 प्लस R2 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऊपर भी x प्लस वाई जेड से मैं R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूँ मैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका x नहीं, ये आएगा z एक्स वाई -3 -3 -3, ये हो गया। अब इसमें क्या करें, टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड एंड -3 कॉमन फ्रॉम x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है R1 से, R1 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, वी गेट। तो अब मैं इसमें कॉमन लेता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 3 x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। अब 1 1 1 1 1 1 z x y, here R1 and R3 are identical, so delta is equal to 0। जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये R1 और R3 आइडेंटिकल बन गई। जब आइडेंटिकल हो गई तो उसका डिटरमिनेंट मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया 0। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ये गिवन था, इसमें मैंने R1 पे लगाया R1 प्लस R2। क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर से R1 से मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, और R3 से -3 कॉमन आ रहा है, दो रो आइडेंटिकल होंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी इसमें 0। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये से मतलब 3 कॉलम्स गिवन है, आपको इसमें वही करना है सेम, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें, थोड़ा अभी पहले जो मैंने आसान से करवा दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे अगर C1 पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए, अगर मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b और c से c कैंसिल, तो आपकी C1 में वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सो मैंने किया इसमें C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2,
डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी थ्री आएगा, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस का बी माइनस सी, ये आएगा। ऐसे यहाँ पे बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आएगा। अब ये तो आपका हो गया जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये आएगा। हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर इक्वल टू जीरो, हैंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या किया, C1 को लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, बस एक ऑपरेशन लगाया, तुरंत आपका आंसर आ गया जीरो। अगर आप इसे एक्सपेंड करते, एक्सपेंड करने में आपको इसमें बहुत समय लगता, और ये प्रॉपर्टीज की, बस इस प्रॉपर्टी की मदद से आपका पूरा हो गया, एक स्टेप में आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 42, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स है ना। आपको ये इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। अब इसमें क्या किया जाए, इस पे ये जीरो बनना है कैसे, इसे माना मान लीजिए इक्वल टू डेल्टा लेट है ना, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 माइनस C3, ये आएगा। क्यों, 42 माइनस 40 माइनस 2, यहाँ पे जीरो तो बनी गया आपका। अब कोसेक माइनस कॉट माइनस 1, कोसेक इन ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ऐसे कॉट माइनस कोसेक माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 बनेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये भी। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 42 माइनस 40 माइनस का 2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे आपका ये बना। अब ये तो आपका हो गया एलिमेंट जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आइडेंटिटी होती है ना ये 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, और ये जीरो, कॉट स्क्वायर एक्स ये आपका इधर C1 बन गया जीरो। हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा इक्वल टू जीरो। इसमें क्या किया मैंने, C1 पे लगा दिया C1 माइनस C2 माइनस C3, क्यों लगा दिया, क्योंकि 42 माइनस 40 माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो पहला तो आपको सामने दिख ही रहा है, यादा तो एलिमेंट जीरो हो गई A3 1 वाला। अब मैं जानता हूँ कोसेक माइनस कॉट क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। कॉट माइनस कोसेक क्या होता है, माइनस 1 होता है, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो आपका ये हो जाएगा जीरो याला भी।
तो इससे आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सपेंड करेंगे तो आपका इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। प्रॉपर्टीज की मदद से आपने 2-3 स्टेप में आंसर ला दिया इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये भी इसमें आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, हाँ, और बी सी माइनस ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस का बी, सी माइनस ए, बी सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपसे इसमें पहले कह दिया इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 आएगी। प्रूव करिए, कैसे करेंगे प्रूव। मैं इसे लेट कर ले रहा हूं डेल्टा सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, मैं C1 में देख पा रहा हूं B माइनस ए कॉमन आ रहा है C1 से, और C3 से क्या आ रहा है, इससे तो आ रहा है B माइनस ए, और इससे C कॉमन लेके B माइनस ए यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है। सो मैंने लिखा पहले टेकिंग आउट ए कॉमन फ्रॉम C1 तो मैंने B माइनस ए कॉमन लिया C1 और C3 से, हाँ, C1 C3 से। सो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या, क्योंकि C1 C 2 बार आ रहा है कॉमन, ये B माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, B माइनस ए, B माइनस ए, B माइनस ए C, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस ए, और इधर से भी B माइनस ए लिया तो C, इधर से क्या बचेगा, B माइनस ए B और A, ये वैल्यू बची। अब मैं क्या करूं, इसमें मैं दो मेथड है उसके बाद। या तो मैं एक मिनट C1 पे लगा दूं C1 माइनस C3, इससे भी आंसर आएगा। या मैं C1 पे लगा दूं C1 माइनस C3 माइनस B प्लस C माइनस C3, C1 माइनस C2 माइनस C3। अगर आप ये भी लगाएंगे, ये इनमें से कोई सा भी लगाएंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, C1 पे लगा दे रहा हूँ C1 माइनस C2 माइनस C3, अप्लाइंग दिस। सो डेल्टा इज इक्वल टू B माइनस ए का स्क्वायर, C1 माइनस C2 माइनस C3 करिए, B माइनस B 0, C माइनस C इक्वल टू 0, ऐसे ये 0 ये 0, A माइनस A प्लस B माइनस B, C माइनस C प्लस A माइनस A इक्वल टू 0, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A, C B A। फिर से वही लाइन, हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर इक्वल टू 0, hence so determinant equal to 0, hence proof। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका। इसमें क्या करना था, आपको प्रूव करना था इक्वल टू 0। अभी तक जो हमने देखा, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी विदाउट एक्सपेंडिंग। इसमें आपको प्रूव करना है ये। आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे आप कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी आएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले B माइनस ए कॉमन दिख रहा है मुझे C1 C2 से, C1 और C3 से। यहाँ से मैंने B माइनस ए निकाल लिया, यहाँ से भी B माइनस ए निकाल लिया, तो B माइनस ए आ गया, B माइनस ए का स्क्वायर बाहर आ गया। अब मैं इसमें यहाँ पे जब कॉमन लेने के बाद ये बचा, अब इसमें मुझे दो ऑपरेशन दिख रहे हैं। C1 माइनस C3 लगा सकता हूँ C1 पे, और C1 पे मैं लगा सकता हूँ C1 माइनस C2 माइनस C3, ये भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, या तो मैं ये लगा दूँ, अगर ये लगाता हूँ तो मेरे पे ये दोनों रो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे।
ये वाला और ये वाला, अगर मैं ये वाला C1 माइनस C3 लगाता हूँ, अगर मैं C1 पे C1 माइनस C2 माइनस C3 लगाता हूँ तो ये वाला ये पूरी रो जीरो हो जाएगी, जिससे कि आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन करेंगे आगे, आने वाले 2-3 लेक्चर, कम से कम 2 लेक्चर तो मैं आगे आपको डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ऐसे धीरे धीरे मैं लेवल आपके डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा इसमें। अभी मैंने आपको आज इजी क्वेश्चंस करवाए हैं, सिंपल। अब मीडियम फिर डिफिकल्ट लेवल में थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ाऊंगा। अगर आपने सिर्फ जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो ही कर लिए और थोड़े बहुत साइड से कर लिए, तो आपका डिटरमिनेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पे सॉल्व ना हो। तो आप जो मैं करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए एक बार, जितने भी मैं अभी इस डिटरमिनेंट पर क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे। और फिर मैं डिटरमिनेंट के बाद, डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक बार शॉर्ट में पूरा कंक्लूड करके बताऊंगा इस लेक्चर उसमें। और क्वेश्चंस मतलब पूरा क्वेश्चन सब मिला के उसमें कंक्लूजन करके बताऊंगा मैं। अगर कोई भी आपको इसमें स्टेप समझ में नहीं आया हो डिटरमिनेंट में, कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट के और नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे लेवल के होंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर मुझसे मेल से भी जुड़ सकते हैं, मैं आपका मेल पे भी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।